राजनीति में युवाओं की भूमिका बहुत जरूरी है। झारखंड में सिर्फ एक युवा विधायक बना और उसने पूरे सिस्टम के परखच्चे उड़ाए हुए। सारे अखबारों के हेडलाइंस में एक खबर उससे जुड़ी जरूर रह रही है। युवा बहुत जरूरी है। नमस्कार, द भारत मित्र आप देख रहे हैं। मैं अभिषेक भारती और हमारी कोशिश होती है उन खबरों को आपके सामने लेकर के आए जिन खबरों को कोई प्राथमिकता नहीं देता, लेकिन वो खबरें आपको देखनी चाहिए। अब हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद चल रही थी। युवा संसद में कुछ युवाओं जो भाषण दिया है वो भाषण आपको सुनना चाहिए। चाहे इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बात हो, ब्यूरोक्रेसी और राजनीति की बात हो, या फिर पर्यावरण की बात हो, हर मुद्दे पर युवाओं ने जो भाषण दिया है, हर एक झारखंड वासी को वो भाषण सुनना चाहिए। हम आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा और वहां चल रही युवा संसद। एक बार सुनिए यहाँ के युवाओं को। विकसित भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया बहुत अच्छे शब्द लगते हैं। उसकी कुछ सच्चाई बता रहा हूं। मैं सत्ता पक्ष की तारीफ ही करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, काम आएगा आपको। एपीआई एक चीज होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हम 90% आयात चाइना से करते हैं, बाकी हम चाइना विरोधी हैं। जो गरीब किसान है, जो गरीब दुकानदार है, वो चाइना का प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। और 17,500 करोड़ रुपए हर साल हम चाइना को गिफ्ट देते हैं, दिवाली गिफ्ट। बात करते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, तो ना साफ हुई आपसे यमुना, ना साफ हुई आपसे गंगा, बस साफ हुआ है तो क्या बजट, वो भी अच्छे तरीके से हर साल। और वो बजट कहां गया है वो सभी को पता है। और ये भारत मात्र एक भारत नहीं है। बहुत सिकूफा सुन रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। भैया, भारत में अनेकता में विविधता है और अनेकता में ही एकता है। सब कुछ आप एक करना होता तो जवाहर जी के टाइम में वो हमसे ज्यादा ज्ञानी थे, उस टाइम के संविधान निर्माता, वही लोग करके गए होते। बाकी आपकी मंशा, आपकी सत्ता है, आप कुछ भी कीजिए। मदमस्त हाथी की तरह सत्ता का पान कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उस सत्ताधारी पार्टी जो आप बने हुए हैं, आपको भी इस जमीन का ही स्वाद चखना होगा, मातृभूमि की मिट्टी का स्वाद आपको चखना होगा। साथ में मैं बोलना चाहूंगा, माइनिंग मंत्रालय ने बोला आज भारत में सबसे ज्यादा कैंसर माइनिंग से हो रहा है और राजस्थान उस पायदान में आगे है। मुझे बहुत दुख है। मैं बात करना चाहूंगा पेस्टिसाइड्स का। तो अगर आपको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के कारनामे देखने हो तो आप जाओ नदी में, सारे पेस्टिसाइड ही आपको मिलेंगे। और आज का बच्चा आपको खड़ा हुआ मिलेगा तो वो पेस्टिसाइड के साथ ही खड़ा मिलेगा। इसीलिए बच्चे का विवेक नीचे जा रहा है और बेरोजगार ऊपर जा रहा है। और आप उसको एक झंडा दे देते हो, बोलते हो नेशनलिज्म पकड़ो, तभी तुम आगे जाओगे। यही नेशनलिज्म तुम्हें रोटी देगी। अरे भैया, गरीब पत्थर बांध के सो रहा है, जाओ तुम कस्बों में धारावी खत्म कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं धारावी खत्म हो जाएगा। धारावी हर गांव में छोटा छोटा धारावी है। गाजियाबाद जाओ, पॉल्यूशन में जी रहे हैं बेचारे। और दिल्ली के मोहतरमा, दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ है ही नहीं, तो दिल्ली में आप क्यों नहीं रहते हो, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हो। और इस देश की मुझे रोना आता है कभी कभार जब मैं सुनता हूं कि उप राष्ट्रपति जी कहते हैं कि जो बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं वो दिमागी पागल हो चुके हैं। धन्यवाद। तो उन पागलों में से मैं भी एक हूं। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाओ, हर एक रूम में 10 पागल मिलेंगे आपको जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। ये ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद फिर हम भ्रष्टाचार में संलिप्त क्यों हो जाते हैं? जब हम वहीं से आगे चलकर इसी सदन में चुन के आते हैं, जब हम और आप साथ पढ़ रहे होते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, चुन के सदन में आते हैं, तो सिर्फ हमारी टेंडेंसी रोड बनाने तक क्यों सीमित हो जाती है? कहां मर जाती है वो नैतिकता? इसका मतलब है कि हमें जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी है। हमारे मिथिला में कहावत है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर मुस्की सबहक मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक एहन क्षेत्र मिथिला थी। और हम चूंकि उत्तर बिहार से आते हैं जहां वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता था। तालाबों की भरमार थी, मछली पालन हो रहा था। साहब, आपकी सरकार हमारे स्टेट में चलिए, तालाब भरवा कर प्रखंड मुख्यालय बनवा देती है। अब जब असम की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ जंगलों की कटाई करवा कर चाय के बगीचे लगाए जाते हैं और बाद में पर्यावरण पर जब टेंशन होता है तो वही चाय पी के हम सरदर्द कम करते हैं।
अभी मंत्री जी ने शिक्षा की बात कही थी कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो नई CBCS रूल आ रही है उसमें आपने इंक्लूड किया है। मैं भी एक समय में राष्ट्रीय NSS के तहत स्वयंसेवक रहा था और उसमें हमने कई वृक्षारोपण किए, क्लीनलीनेस ड्राइव चलाएं। लेकिन महोदय, मेरा मानना एक चीज़ है कि जब हम स्कूल तक रहते हैं तो हमारी मन मस्तिष्क में पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूकता रहती है, लेकिन जब अपने स्नातक हम कंप्लीट करते हैं और मुखर्जी नगर में तैयारी करने आते हैं, UPSC का मेंस लिखते हैं, GS पेपर 4 और सत्यनिष्ठा अभिरुचि की जब हमारी क्लास लगती है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद फिर हम भ्रष्टाचार में संलिप्त क्यों हो जाते हैं। जब हम वहीं से आगे चलकर इसी सदन में चुन के आते हैं, जब हम और आप साथ पढ़ रहे होते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, एक चुन के सदन में आते हैं, तो सिर्फ हमारी टेंडेंसी रोड बनाने तक क्यों सीमित हो जाती है? कहाँ मर जाती है वो नैतिकता? इसका मतलब है कि हमें जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी है। महोदय, हम आपका ध्यान इस तरफ, सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से अभी सौर ऊर्जा पे बात हो रही थी, लेकिन सौर ऊर्जा बनाने में जो सिलिकॉन का प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं क्या पर्यावरण रूप से अनुकूल है? जी नहीं। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको उबालते हैं तब कहीं ना कहीं हमें मिलता है, और वो एनर्जी कहां से आ रही है? आपके पास यूरेनियम नहीं आ रहा है कि आप यूरेनियम के बदल तो ऊर्जा पनपा सके। मैं सदन का ध्यान एक विशेष बात की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि विश्व के कई ऐसे देश थे 1975 के आसपास जो परमाणु निशस्त्रीकरण में अपने आप को परमाणु संपन्न कर लिए थे, और एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई थी कुछ विकसित राष्ट्र के द्वारा कि इस डेडलाइन के बाद जो परमाणु संपन्न देश कोई भी नहीं बन रहेगा, कोई भी परमाणु पर अपने विचार नहीं करेंगे, कोई इस पर प्रयोग नहीं करेंगे। मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा सदन का कि पुनः विकसित राष्ट्र सिलिकॉन जैसे चीजों का उपयोग करके सोलर पैनल के मामले में आगे तो चले जाएंगे, लेकिन आप पर एक पुनः बैन लगाएंगे जब सिलिकॉन का आप अल्टरनेटिव मेथड नहीं खोज लेते हैं, आप सौर ऊर्जा को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अभी से विकासशील राष्ट्र होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उसको रोके, उसको समझे। महोदय, मैं अपना व्याख्यान खत्म करना चाहूंगा हरिवंश राय बच्चन की कविता से कि रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए, जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कब्र ये जनाजे सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्तों, वरना इंसान मर तो तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, जब जिंदा थे तो तैरने नहीं दिया, मर गए तो डूबने नहीं दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने बैठे हैं उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको कभी नहीं देखा उसको सभी खुदा कहते हैं। MNRE की रिपोर्ट के तहत 2015 में रिन्यूएबल टारगेट 2022 के लिए सेट किए जाते हैं 175 गीगावाट, और 2022 में हम केवल 90 गीगावाट अचीव कर पाते हैं। ये सरकार की असफलता नहीं तो अपितु क्या है? मान्यवर, यहाँ पर एक मंत्रालय आता है और कहता है कि CPCB की रिपोर्ट की बात करता है, पर्यावरण मंत्रालय। मैं CPCB की रिपोर्ट को कोट करते हुए बताना चाहूंगी कि 2016 में हमारी 351 नदियां प्रदूषित थी और 2022 आते आते वो केवल 311 रही। तो 7 वर्षों में 40 नदियों को साफ करना, ये गति क्या हमारी सराहनीय है? सरकार, ये मेरा आपसे सवाल है। अब यहाँ पे एक माननीय मंत्रालय आता है और कह के जाता है, यहाँ पे माननीय मंत्रालय बात करके जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की। मान्यवर, देखिए, जब आप इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपको समझने की आवश्यकता है कि जिस क्रॉप को आप यूज कर रहे हैं वो है शुगर केन और मेज, और जब आप शुगर केन और मेज जैसी क्रॉप का यूज करते हैं तो आप उन राज्यों को, स्टेट डिस्पैरिटी की बात करते हैं, आप उन राज्यों को शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को आप आगे बढ़ाते हैं तो स्टेट डिस्पैरिटी आती है। दूसरा, आज हमें सदन में क्लाइमेट को एग्रीकल्चर से रेजिलिएंट बनाने की आवश्यकता है, परंतु नहीं, आप कुछ क्रॉप्स को लाकर पानी की, आप उनको उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता यूज करेंगे, ओवर इरिगेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, तो इस प्रकार से आप पर्यावरण को सही नहीं अपितु बेकार कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे सारे मंत्रालयों से एक क्वेश्चन रहेगा कि जब आप 2070 में कोल एमिशन को रीजीरो करने की बात करते हैं और वहीं देश के अंदर कोल ऑक्शन करते हैं, तो ये आपकी विरोधाभासी नीतियां कहां तक सत्य है?